देखो हम लोग इसमें देखेंगे गुप्त काल में बिहार। तो जब मौर्य काल का पतन हो गया तो उसके लंबे समय तक जो है भारतवर्ष किसी एक वंश शासन के अधीन नहीं आ सका, ठीक है। और इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने जो है विज्ञान का, गणित का, वाणिज्य का, खगोल विज्ञान का, साहित्य का, धर्म का, दर्शन का, इस काल में इसका काफ़ी विकास हुआ। और इसीलिए जो है भारतीय इतिहास में इसको जो गुप्त काल है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको देखते हैं। जो देखो गुप्त साम्राज्य है, इसका उदय जो है तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में हुआ। और गुप्त वंश का जो प्रारंभिक राज्य था, प्रारंभिक राज्य ये अभी के इनके आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार का में था, ठीक है। आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था, ठीक। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ये कुषाणों के सामंत थे गुप्त, ठीक है। और मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय जो है गुप्त वंश को जाता है, ठीक। हम लोग देखते हैं इस वंश के कौन कौन शासक आए, ठीक है। जैसे कि आपने श्री गुप्त का नाम सुना होगा, और जो प्रयाग प्रस्ती है इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो ये श्रीगुप्त हैं इन्होंने जो है अयोध्या हो गया और सारनाथ क्षेत्र, यहाँ पर इन्होंने जो है शासन किया। और इनका शासन जो है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके बाद श्रीगुप्त के पश्चात जो है श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसके पुत्र जो है घटोत्कच ने शासन किया, ठीक। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं घटोत्कच को। इसका समय जो है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी। जैसा कि हम लोगों ने देखा ये श्रीगुप्त का पुत्र था और ये प्रयाग प्रस्ती से हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। और ये जो है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसने जो है महाराजा की उपाधि ग्रहण की, ठीक है। महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक। इसके अलावा आप जो प्रभावती गुप्त है इसका पूना एवं रिद्धपुर ताम्र अभिलेख को देखें। ताम्र पत्र अभिलेख यानी प्रभावती का जो पूना रिद्धपुत्र ताम्र पत्र अभिलेख है उसमें जो है घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है,
घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम आए और इसका समय जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक जो है ये राजा रहा था। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्त वंशावली है, गुप्त वंशावली, इसमें जो है सबसे पहला स्वतंत्र शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला स्वतंत्र शासक था। ठीक, और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके समय में राज्य का विस्तार किया गया, उसकी जानकारी जो है पुराणों से और जो प्रयागप्रस्ती है, ठीक, प्रयागप्रस्ती, इससे इसकी जानकारी मिलती है हमें। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है कुमार देवी से हुआ था, कुमार देवी से विवाह हुआ था और इसी में जो है इसे वैशाली राज्य प्राप्त हुआ था, प्राप्त किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसने कौशंबी, ठीक है, और कौशल राज्य को जीत लिया था, जीतकर अपने राज्य में मिलाया। और जो इस साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थापित किया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, क्योंकि इन सिक्कों पर जो है, यानी जो ये सोने के सिक्के होते थे, उसमें एक तरफ जो है, अगर ये पहला है तो इसके तरफ जो है चंद्रगुप्त प्रथम की आकृति थी। ठीक है, और इसके पीछे वाले भाग पे, ठीक है, इसकी जो पत्नी थी कुमार देवी, ठीक है, इसको दिखाया गया है। तो यानी कि इसके सिक्के पर राजा रानी दिखाए गए। ठीक है, राजा रानी को दिखाया गया। ठीक, किसी किसी सिक्के पे जो है दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की भी आकृति थी। आकृति थी। ठीक है, यानी एक तरफ राजा रानी को दिखाया गया, दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की भी आकृति को दिखाया गया। इसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त को देखें। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। देखो, समुद्रगुप्त का जन्म जो है, जो लक्ष्मी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इसके गर्भ से हुआ था। और समुद्रगुप्त को जो है परक्रमांक कहा जाता है। और इसके शासन काल में जो है गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। ये इसका जो शासन काल था गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। माना जाता है। आपने हरिसेन का नाम सुना होगा, ये समुद्रगुप्त का ही मंत्री था। इसके अलावा ये दरबारी कवि भी थे समुद्रगुप्त का। आपने हरिसेन की एक रचना है, ठीक है, और वो है प्रयागप्रस्ती। प्रयागप्रस्ती, ठीक, इसी से जो है हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो राज्यारोहण हुआ था, ठीक है, इसके अलावा इसकी जो विजय थी, ठीक है, इसका जो साम्राज्य विस्तार था,
इन सब की जानकारी जो है हरिसेन की प्रयाग परिस्थिति से हमें पता लगता है। ठीक है, इसके अलावा B.A. स्मिथ ने, ठीक है, इन्होंने देखा कि समुद्रगुप्त लगातार विजय अभियान कर रहा था। ठीक है, इसका विजय अभियान जो है ये लगातार कर रहा था, इसलिए B.N. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन की उपाधि थी। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जो है जो उत्तरी भारत था यानी आर्यावर्त इसके 9 राजा को परास्त किया यानी हराया। इसके अलावा जो दक्षिणापथ है उसके 12 राजा को इसने पराजित किया समुद्रगुप्त ने। ठीक, और अपने विजय के उपरांत इन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। यज्ञ करवाया, और ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसकी जानकारी इसके सिक्कों से मिलती है। सिक्के हो गए या अभिलेख हो गए, ठीक है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, देखो समुद्रगुप्त जो है वो कोई असाधारण आदमी नहीं था, वो विद्या का भी ज्ञानी था। ठीक है, इसलिए उसको कविराज भी कहा जाता है, कविराज। ठीक है, कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक, और समुद्रगुप्त जो है ये एक महान संगीतकार भी, संगीतज्ञ भी था, संगीतज्ञ भी था। ठीक है, क्योंकि इसको जो है बीना बजाने का शौक था, तो बीना वादन का शौक था। ठीक है, क्योंकि उसको एक सिक्के पर बीना बजाते हुए देखा गया, बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने जो है वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। जो आप काव्यालंकार सूत्र है, ठीक है, इसका नाम सुना होगा। इसमें जो है समुद्रगुप्त का नाम जो है चंद्र प्रकाश बताया गया है, चंद्र प्रकाश मिलता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त ने जो है एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। जैसे कि अगर इसकी चौबद्दी देखें तो उत्तर में जो है ये हिमालय तक था। ठीक है, दक्षिण में जो है ये विंध्य पर्वत तक था। इसके अलावा पूर्व में जो है ये बंगाल की खाड़ी तक था, और पश्चिम में जो है ये पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। ठीक है, तो ये इसका विशाल साम्राज्य था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ये 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इसका ये राजा रहा था। ठीक, देखो समुद्रगुप्त के बाद जो है जो गुप्त वंशावली है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेख है। ठीक है, देखो जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, और एक तरफ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके बीच में भी एक शासक आया था, और इस शासक का नाम जो है रामगुप्त था। ठीक है, और ये जो है निर्बल शासक था। ठीक है, निर्बल मतलब दुर्बल शासक था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके कई सारे नाम हैं। इसको देव भी कहा गया है, देवगुप्त भी कहा गया है, देवराज भी कहा गया है, देवश्री भी कहा गया है। ठीक है, ये सारे इसके
अन्य नाम हैं। ठीक है, इन्होंने कई सारी उपाधियां भी धारण की। इन्होंने विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमांक, परम भागवत, ये सारे इन्होंने उपाधियां धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध भी कई सारे राजवंश के साथ स्थापित किया। तो इनका वैवाहिक संबंध जो है, जैसे कि नागवंश के साथ था इनका वैवाहिक संबंध, इसके अलावा बकाटक के साथ था, इसके अलावा कदम राजवंश के साथ इनका वैवाहिक संबंध था। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी, ठीक है, कुबेर नाग के साथ विवाह किया। और इसी से इनको जो है कुबेर नाग से एक कन्या प्राप्त हुई थी, और इसी का नाम इन्होंने जो है प्रभावती गुप्त रखा था। ठीक, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है 389 ईस्वी में शकराज रुद्र सिंह तृतीय, शकराज रुद्र सिंह तृतीय पर जो इन्होंने विजय प्राप्त किया। ठीक है, और यही विजय प्राप्त करने के बाद जो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। निर्धारित की। इसके अलावा इन्होंने जो है रजत मुद्राएं भी जारी की। ठीक, जो देवी चंद्रगुप्तम है, यानी कि विशाखदत्त और हर्षचरित में चंद्रगुप्त को सकारी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है। ठीक है, और ये सकारी इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इनको सकारी कहा गया। ये र है, ठीक है, सकारी कहा गया। ठीक, जो इसकी पुत्री थी ना, ये प्रभावती गुप्त, इसका विवाह जो है इसने वाकाटक नरेश के साथ की थी। वाकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय के साथ इसका विवाह किया था। ठीक, और आप देखोगे कि जो प्रभावती गुप्त है, ठीक है, इसी के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुजरात और काठियावाड़, ठीक है, इस पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है फाहियान, ठीक है, नामक चीनी यात्री वो भारत आया, और इसका जो था वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, ठीक है, आया था। और फाहियान ने अपना एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जिसको क्या कहा जाता है, फोक्यों की। ठीक है, ये इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, और इसी में जो है जो गुप्तकालीन भारतीय समाज था या गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति, ठीक है, इसका इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। ठीक, जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गया था, ठीक है, जो इससे पहले शासक था समुद्रगुप्त, इसकी जब मृत्यु हो गया था तो इसके मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अपनी स्वतंत्रता की
घोषणा कर दी गई थी। ठीक। और यही जो मतलब गणराज्य स्वतंत्र हो गए थे, इसी पर तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त किया। ठीक है, इस पे जो है विजय प्राप्त कर लिया और अपने साम्राज्य के अधीन ले आया, अपने साम्राज्य के अधीन इसको ले आया था। और इसी से जो है इसने अपना साम्राज्य विशाल बना लिया था। ठीक है, उसके साम्राज्य को अगर देखें तो पश्चिम में जो है ये गुजरात तक चला गया था। ठीक है, पूर्व में जो है ये बंगाल तक चला गया था। ठीक है, उत्तर में जो है ये हिमालय तक था। ठीक है, और दक्षिण में जो है ये नर्मदा नदी के तट तक चला गया था। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ तक जो है इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र था। फिर इसने द्वितीय राजधानी भी बनाया और इसकी द्वितीय राजधानी जो है उज्जैनी था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो दरबार थे, ठीक, उसमें नवरत्नों की मंडली थी। ठीक है, और ये नवरत्न जो था इसको अलग अलग क्षेत्र में जो है इसको ज्ञान था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग नवरत्न की चर्चा करें, इसमें आपने धन्वंतरी का नाम सुना होगा, ये भी इसी में था। ठीक है, और नवरत्नों में इसका स्थान जो सबसे ऊपर था। ठीक है, ये प्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरी, ये प्रसिद्ध वैद्य थे और इन्होंने जो है 9 ग्रंथ की रचना की और इसके सारे ग्रंथ जो है ये चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा धन्वंतरी का एक कार्य और भी खास था कि जिन्होंने जो है सुश्रुत संहिता लिखा है। ठीक है, यानी कि सुसूत्र, इसके गुरु भी थे धन्वंतरी। इसके अलावा दूसरा जो नवरत्न था वो छपनक था और छपनक जो है ये सन्यासी थे और इन्होंने जो है कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिसमें भिक्षाटन, ठीक है, भिक्षाटन मतलब यही एक ग्रंथ मिला है, लेकिन लिखे इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो यही अभी उपलब्ध है भिक्षाटन। ठीक, भिक्षाटन उपलब्ध है। इसके अलावा जो तीसरा था नवरत्न वो अमर सिंह थे। ठीक है, अमर सिंह, और ये विद्वान थे अमर सिंह और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिनका नाम अमरकोश था। ठीक है, और यही जो अमरकोश है ये विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है, विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इस कोश में लगभग जो है 10,000 नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा यानी चौथा है वो था शंकु। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो शंकुक था। ठीक, और इन्होंने जो है एक काव्य ग्रंथ की रचना की और वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है, वो था भुवना भयुदयम। भुवना भयुदयम, इसकी रचना इन्होंने की थी, काव्य ग्रंथ की। ठीक है, और ये जो है संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो अगला है
नवरत्न वो था बंताल भट्ट। ठीक है, आपने जो विक्रम और बेताल की कहानी सुनी है, ठीक है, उसके रचयिता यही है। ठीक है, ठीक। तो जो बंताल भट्ट थे, इन्होंने बेताल पंचविंशति की रचना की थी, की रचना की, और इसी में जो है विक्रम बेताल की कहानी है। कहानी, ठीक है। इसके अलावा जो अगला था वो था घटक घटखर पर। ठीक है, ये था, इसके स्पेलिंग सही है शायद। और ये जो है मतलब ये संस्कृत के ज्ञाता थे। घटकर पर, ठीक है, ये संस्कृत के ज्ञाता थे, और इन्हें जो है संस्कृत में जो आप यमक है, ठीक है, और जो अनुप्रास है, इनका विशेष ज्ञान था इन्हें। इन्होंने एक रचना भी है इनका, उसका नाम है घटखर पर काव्यम। ठीक है, इसकी रचना की। दूसरा आपने नीति सार का नाम सुना होगा, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक, फिर कालिदास जो है सातवां हो जाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो कालिदास जो है वो विक्रमादित्य के कहा जाता है प्राण प्रिय कवि थे। ठीक है, और उन्होंने जो है अपने ग्रंथ में विक्रम के व्यक्तित्व के बारे में जो है लिखा है। वो न केवल अपने समय के साहित्यकार थे, बल्कि जो है आज भी उनके कई सारे ऐसे साहित्यकार हैं कि मतलब उनके जैसा आज भी कोई ऐसा साहित्यकार उत्पन्न नहीं हो पाया है, ऐसा कहा जाता है। तो कालिदास के द्वारा जो 4 काव्य, ठीक है, 3 नाटक जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हुआ है। और इनकी सबसे बेहतर जो रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम है। शकुंतलम ये इनकी रचना है। ठीक है, फिर अगला जो है वो ब्राह्मणिहिर थे। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसके अलावा ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जो है कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करें तो सूर्य सिद्धांत हो गया, ये इन्हीं की रचना है। बृहत संहिता हो गया। इसके अलावा जो है पंच सिद्धांतिका हो गया, विवाह पटल हो गया, लघु जातक हो गया, योग यात्रा हो गया। ठीक है, ये सब जो है इन्हीं की रचना है। ठीक, और इसके बाद जो आखिरी नवरत्न था वो था बररुचि। ठीक है, ये आखिरी थे। और ये कालिदास के भांति जो है इन मतलब जिस तरह से कालिदास ने ढेर सारे काव्य, ढेर सारे उन्होंने नाटक या कई सारी रचनाएं लिखी थी, उसी के भांति इन्होंने भी जो है कई सारे काव्य लिखे हैं। जैसे कि आपने पत्र कौमुदी का नाम सुना होगा, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, सदु तिक्त करना मृत्यु हो गया। ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। सुभाषितावली ये इसी की रचना है। ये सारे इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न थे। इसके अलावा जो सम्राट अशोक थे उसके भी दरबार में नवरत्न थे। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज हुआ करते थे। तो ये सारे था, और इसी को देख के तो आजकल जो है जो भारतीय संसद है
उसमें किचन कैबिनेट हो गया या कैबिनेट सरकार जो है वो भी तो उस नवरत्न की तरह ही होता है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद अगला जो था वो आए कुमारगुप्त प्रथम, और इनका समय जो है 415 से 454 ईस्वी था। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पे बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी थी। ठीक है, ध्रुव देवी था, और इसी का जो है ये सबसे बड़ा बेटा, ठीक है, कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का छोटा भाई जो है वह गोविंद गुप्त था, गोविंद गुप्त था। और कुमारगुप्त के शासन का वर्णन वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अभिलेख, ये मध्य प्रदेश का अभिलेख, और ये जो मंदसौर अभिलेख है इसकी रचना वर्षभट्टी के द्वारा किया गया। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख को जो है यशोधर्मन, ठीक है, यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ कहा जाता है। देखो कुमारगुप्त का प्रथम जो है इसका शासन जो है शांति और सुव्यवस्था का काल था। ठीक है, साम्राज्य जो है उन्नति की प्रकाष्ठा पे था। इसके अलावा जो गुप्त सेना थे इन्होंने जो है पुष्यमित्र जो था, पुष्यमित्र जिसको हम लोगों ने पहले देखा था, उसको बुरी तरह परास्त किया था। ठीक है, कुमारगुप्त के पास जो है विशाल साम्राज्य था, जैसे कि इसका उत्तर में जो है वही हिमालय ले लो आप। ठीक है, दक्षिण में जो है नर्मदा नदी, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो है अरब सागर। इसका साम्राज्य जो है यहाँ तक विस्तृत था। इसने जो है कई सारी उपाधियां भी धारण की, जैसे कि जो महेंद्र कुमार है इसने ये उपाधि धारण की। इसके अलावा श्री महेंद्र की उपाधि इन्होंने धारित की, महेंद्रादित्य। ठीक है, इसकी भी उपाधि इन्होंने धारण की थी कुमारगुप्त जो है ये स्वयं वैष्णव अनुयायी था, वैष्णव अनुयायी था। ठीक है, और इसने जो है कोई ऐसा नहीं है कि कट्टर था, बल्कि ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया। ठीक है, इसने सिक्के भी चलाए थे, और इसी सिक्कों से पता चलता है कि इसने भी जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, गुप्त शासक के जो सर्वाधिक अभिलेख है वो कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं, देखो इसके जो सिक्के थे ना उसमें रजत मुद्राएं काफी प्रचलित थी, और इसमें मयूर की आकृति हुआ करती थी। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। नालंदा
विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। ठीक है, इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसमें जो है आपको पता है 10,000 से अधिक स्टूडेंट जो है वो पढ़ते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है एक विशाल पुस्तकालय भी था। और इसके कई भाग थे। इसमें एक भाग जो है रत्न रंजक कहा जाता था, एक भाग जो है रत्न सागर कहा जाता था और एक भाग जो है रत्नोधि कहा जाता था। ये सारे भाग थे पुस्तकालय के। और ये जो विशाल पुस्तकालय, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, ठीक है, ये कहा जाता था। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान यानी खोज जो है इसकी खोज कनिंघम द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक, इसके अलावा जो चीनी यात्री थे इनका नाम इतिशंग था। ये 673 ईस्वी में नालंदा आया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त को। ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। देखो, पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त की मृत्यु 455 ईस्वी में हुई थी और कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद जो है स्कंदगुप्त शासक बना। यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम लिखने वाले, इसी का पुत्र था स्कंदगुप्त, सिंहासन पर बैठा। और स्कंदगुप्त ने जो है इसके जो शत्रु हुआ करते थे सुंग और हून, ठीक है, इस पे इसने विजय प्राप्त की। ठीक, ये बहुत ही लोकप्रिय शासक था। ठीक है, इसके अलावा ये प्रजा हितैषी भी था और इसने जो है 12 वर्ष तक शासन किया। इसने कई सारी उपाधियां भी धारण की, जैसे इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने कर्मादित्य की उपाधि भी धारण की। जो हूनों का प्रथम आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था। आपने जूनागढ़ अभिलेख का नाम सुना होगा। जूनागढ़ अभिलेख, इसके अनुसार जो है ये जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है। ठीक है, इसमें हूनों को जो है मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त का है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हूनों के आक्रमण से स्कंदगुप्त ने अपने राज्य की रक्षा की थी। इसके अलावा स्कंदगुप्त जो है जब अंत समय में अपनी राजधानी जो है प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी। ठीक है, और गुप्त वंश का अंतिम शासक
वो भानुगुप्त था। और भानुगुप्त के शासनकाल में जो है, जो एरन अभिलेख है, इसी में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। पहला साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और ये एरन अभिलेख जो है 510 ईस्वी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मिलता है। इसी में जो है एरन अभिलेख में जो गोपराज नामक सेनापति था, गोपराज नामक सेनापति की स्त्री जो है सती हो गई थी, ठीक है, सती होने का उल्लेख है यही एरन अभिलेख में, ठीक। गुप्त साम्राज्य का जो है 6ठी शताब्दी के मध्य में पतन हो गया। पतन हो गया। और इसका जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, वो कुमारगुप्त तृतीय था। देखो, एक ऊपर में मैंने बताया था भानुगुप्त अंतिम शासक, उसमें मतलब पतन होना शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब पतन होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुमारगुप्त तृतीय जब आया तो इसमें गुप्त वंश जो है वो पूर्ण रूप से पतन हो गया, पूरी तरह इसका पतन हो गया था, ठीक है, कुमारगुप्त का, ठीक। आप अगर धर्मशास्त्र देखोगे तो उसमें जो है बताया गया है कि जो भू राजस्व दर था, भू राजस्व दर, वो गुप्त काल में समानता जो है उपज का 1/4 से 1/6 था, ठीक। इसके अलावा जो भागवत है या वैष्णव धर्म है, ये गुप्त काल में जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। आपने विष्णु शर्मा का नाम सुना होगा, इन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी, और ये पंचतंत्र जो है ये भी गुप्त कालीन रचना है, ठीक। इसके अलावा आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, आपने ब्राह्मण का नाम सुना होगा, आपने ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा। ये सारे जो है पटना के निवासी थे, यानी पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में जो है दास प्रथा विद्यमान था। क्यों? क्योंकि नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जो गुप्त काल की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई होती थी, वो देश था, ठीक है। और देश का प्रमुख जो है वो गोप्ता कहा जाता था, और इसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई जो है वह ग्राम था, और इसके मुखिया जो है ग्रामीणी कहलाता था, ठीक है। और इसके सदस्य जो है वो महत्तर कहलाते थे, महत्तर कहा जाता था, ठीक है। देखो, जो गुप्त काल में आपने सती प्रथा देखा था वो मुख्य रूप से सैनिक जातियों में प्रचलित था, सैनिक जातियों में प्रचलित था, ठीक। इसके अलावा जो सुल्तानगंज है, ठीक है, सुल्तानगंज यानी भागलपुर,
भागलपुर। यहाँ पर जो है कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये भी जो है गुप्त कालीन है। ठीक, जो सुल्तानगंज है, ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर, इसमें अजगैबी नाथ मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा कहलगांव के समीप जो है गुफाएं भी हैं। ठीक है, ये सारे गुप्तकालीन हैं, निर्मित है। ठीक, जैसे आपने फाहियान का नाम सुना था, इसके वर्णन से ज्ञात होता था कि जो गुप्तकालीन समाज था उसमें शूद्रों से भिन्न अस्पर्श वर्ग था। ठीक है, और ये जो अस्पर्श वर्ग था इसी को चांडाल कहा जाता था, या फिर इसको अत्यंज कहा जाता था। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं गुप्त काल में कला का विकास। तो आपने देखा था ये जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग था। ठीक है, तो इसके समय गुप्त काल की जो कला थी वो अपनी चरम स्थिति पर पहुंचा हुआ था। तो इस काल में जो है मंदिर वास्तुकला, ठीक है, ये भी अपने चरम पे था। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग शिखर युक्त मंदिर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे शिखर युक्त मंदिर में जो है जैसे देवगढ़ का मंदिर हो गया, झांसी हो गया, ये सब बनने लगे थे। तो शिखर युक्त मंदिर जो है इसका मेन उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे आकर्षक मंदिर का भी निर्माण किया गया, जैसे कि पवाया का मंदिर हो गया। ठीक है, नागगोद यानी कि खोह में शिव का मंदिर हो गया। इसके अलावा जो है शंकरगढ़ का मंदिर हो गया, ये जबलपुर में है। ठीक है, ये सारे जो है आकर्षक मंदिर हुआ करते थे। इसके अलावा जो गुप्त काल में चित्रकला भी जो है अपने सर्वोत्तम स्तर पर था। जैसे इसमें जो है वैभव हो गया, गौरव हो गया, ठीक है, तकनीक हो गया, इन सब का प्रयोग करके जो है चित्रकारी किया जाता था। आप एग्जाम्पल के तौर पर जो है अजंता की चित्रकारी ले सकते हैं, अजंता की चित्रकारी। ठीक है, ये जो अजंता है यानी कि अजंता की गुफा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, और ये जो अजंता की गुफा है इसमें कुल 29 गुफा है। ठीक है, और इस 29 गुफा में से 16, 17, 19, ठीक है, यही तीनों का संबंध जो है गुप्त काल से, बाकी सबका नहीं है गुप्त काल से। ठीक है, जैसे कि जो 16 नंबर का गुफा है इसमें जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो 17वां गुफा है इसमें जातक कथाओं का उल्लेख है। ठीक है, यानी जातक कथा में भी क्या दिखाया गया है इसमें, जो बुद्ध का मतलब बुद्ध जो है यशोधरा से भिक्षा मांगने पहुंचे थे। ठीक है, बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए दिखाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है यशोधरा द्वारा
राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया। सौंपते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये 17 नंबर वाला चित्र में, ठीक है। देखो जो अजंता की गुफा है ना, उसमें सिंघल के राज दरबार का भी चित्र है, ठीक है। अजंता की गुफा में इसका भी चित्र है, ठीक। इसके अलावा आपने जो बोध गया था, वहाँ पे आपने महाबोधि मंदिर देखा, महाबोधि मंदिर। इसके अलावा आपने राजगिरी में जो है मनियार मठ देखा। इन सब का निर्माण जो है वो गुप्त काल में ही हुआ था, गुप्त काल में निर्माण हुआ था, ठीक। हम लोग जो है एक चर्चा कर लेते हैं सुदर्शन झील पे, ठीक है। सुदर्शन झील पे देखो, सुदर्शन झील जो है ये गुजरात के गिरनार में स्थित है, गिरनार में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने कराया था, वैश्य ने करवाया था। पश्चिम भारत के सिंचाई के लिए करवाया था, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि अशोक के समय में यवनतुसाप्स ने भी जो है इस झील पर बांध का निर्माण किया, बांध का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो है जब शख्स महाक्षत्र था रुद्रदामन, ठीक है, और इसका समय जो है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी था। इसी के समय पहली बार जो है ये बांध टूट गया था, ठीक है। फिर बांध टूटने की वजह से इसका पुनर्निर्माण जो है, मतलब रुद्रदामन का राज्यपाल था सुविशाख, ठीक है, इसी के निर्देशन में करवाया था। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा टूटा था, ठीक है। इसके आगे जाके फिर से बांध टूट जाता है। फिर जो है जब आपने जूनागढ़ अभिलेख का नाम सुना, ठीक है, अभिलेख ये गुजरात का, तो इस अभिलेख से पता चलता है कि जब स्कंदगुप्त का शासनकाल था, इसके शासनकाल में जो है भारी बारिश हुआ था और इस वजह से जो है सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया, फिर जब टूटा तो इसका फिर से जो है क्या करवाया गया, पुनरुद्धार करवाया गया। और पुनरुद्धार जो है सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित द्वारा संपन्न कराया गया। किया गया था। इसके अलावा जो स्कंदगुप्त थे, उन्होंने जो है सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, ठीक, सुदर्शन झील के किनारे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आखिरी टॉपिक है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार। आपने जैसे इधर हम लोग लिख लेते हैं साहित्यकार, साहित्य, ठीक है।
साहित्यकार, फिर उसमें जो विषय वर्णित है वो देखेंगे। आपने जैसे अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सुना होगा, किसकी रचना थी? ये कालिदास की रचना थी। और इसमें क्या है, इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा है, प्रेम कथा है। इसके अलावा आपने जो है मालविका अग्निमित्रम का नाम सुना होगा, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये भी किसकी थी रचना? ये कालिदास की रचना थी। और इसमें जो है अग्निमित्र तथा मालविका, इसकी प्रेम कथा थी। इसके अलावा कालिदास का एक और था, वो था विक्रमो वर्षियम, ठीक है, ये भी कालिदास की रचना थी। और इसमें जो है पुरूरवा, ठीक, पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा थी। इसके अलावा जो है स्वप्न, यानी कि ये भास की जो है कृति, स्वप्नवास बदत्ता, ये भास की रचना है। और इसमें जो है उदयन और वासवदत्ता की कथा है, ठीक। इसके अलावा आपने मुद्रा राक्षस का नाम सुना होगा, और ये विशाख दत्त की रचना थी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। इसके अलावा जो है देवी चंद्रगुप्तम था, ये भी जो है विशाख दत्त की रचना है। और इसमें चंद्रगुप्त एवं ध्रुव, इसकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, इसके विवाह का वर्णन है। इसके अलावा मृच्छकटिकम का नाम सुना होगा आपने। ये सारे जो है गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य हैं। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक के द्वारा किया गया था। शूद्रक के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना, ठीक, इसकी कहानी है, ठीक। तो यहीं पे जो है हम लोगों का ये अध्याय समाप्त होता है। आगे हम लोग जो देखेंगे गुप्तोत्तर कालीन बिहार।